नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को बंद लिफाफे में हलफनामा देने के लिए डांट लगाई है। मामला क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। मलयालम भाषा का एक न्यूज चैनल है मीडिया वन। 31 जनवरी 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया वन के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से मंजूरी देने से इनकार किया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि चैनल के जमाते इस्लामी हिंद के साथ संबंध है। इसके बाद चैनल का ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया था। चैनल ने केंद्र की कार्रवाई के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है, उस कारक के आधार पर। 9 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चैनल पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। चैनल ने फिर अपील की। इस बार मामला गया डिवीजन बेंच को, उन्होंने भी प्रतिबंध को रखा बरकरार। इस बार हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की कि जब मामला राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो सरकार ऐसा कर सकती है बिना कारण बताए भी। इसके बाद चैनल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 15 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और चैनल को संचालन फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी। चैनल के प्रमोटर्स ने तर्क दिया कि उन्हें अपना बचाव करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब चैनल के प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को और सरकार की कार्रवाई को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के आदेश दोनों को रद्द कर दिया। अदालत ने हाईकोर्ट के सीलबंद लिफाफे पर भी आपत्ति जताई और सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के लिए केंद्र की भी। कोर्ट ने कहा, राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल नागरिकों को कानून के तहत दिए गए समाधानों को वंचित करने के लिए कर रहा है। ये उचित नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हल्के में नहीं किए जा सकते। सीलबंद लिफाफे का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, इसकी ओर इशारा करते हुए आला अदालत ने यह भी कहा कि सीलबंद कवर कार्रवाई खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अदालत ने कहा कि किसी मीडिया चैनल को संचालित करने की अनुमति न देना प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध है, जिससे केवल संविधान में निर्धारित आधारों पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले मार्च 2023 में सीजे चंद्रचूड़ अदालत में दिए जाने वाले सीलबंद लिफाफे के इस्तेमाल पर नाराज हुए थे। ओआरओपी मामले में अटॉर्नी जनरल ने उन्हें सीलबंद लिफाफा दिया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हिंडनबर्ग मामले में भी जब जो कमेटी का फॉर्मेशन था उसको लेकर के केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में अपने सुझाव दिए थे, उससे भी लेने से कोर्ट ने इनकार ही किया था। अगली सुर्खी पे चलते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट से है। 14 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों पर नकेल कसने के लिए कर रही है, डिसेंट को क्वेल करने के लिए कर रही है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की डिवीजन बेंच ने कहा कि वो तथ्यात्मक संदर्भ के बिना कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, कोई ब्लैंकेट गाइडलाइंस इशू नहीं हो सकती। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ठोस तथ्यों के अभाव में अदालत के लिए कानून के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करना एक खतरनाक प्रस्ताव होगा। जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला या मामले हों तब आप हमारे पास आ सकते हैं। ये याचिका 23 मार्च को दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाली पार्टीज में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, सपा और जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल थी। तीसरी सुर्खी तेलंगाना से है। इस सूबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और उससे पहले ही बवाल हो गया है। वो आइए कि 5 अप्रैल को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बंदी संजय कुमार को पुलिस ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि बंदी संजय कुमार का इस मामले के मुख्य आरोपी से कनेक्शन है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी ही बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना की वारंगल जिला पुलिस ने और भी कई बड़े दावे किए। पुलिस ने बंदी संजय की रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने खुद एसएससी की हिंदी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कराने की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। शुरुआती जांच में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 5 फरार हैं। इससे पहले बुराम प्रशांत नाम के एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बुराम पहले पत्रकार रहा है, अब बीजेपी का कार्यकर्ता है। पुलिस ने बुराम प्रशांत और बंदी संजय के कनेक्शन का दावा किया था। अब बंदी को मुख्य आरोपी ही बता दिया गया है। पुलिस ने संजय को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजने की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीआरएस सरकार की साजिश बता दिया है। चौथी सुर्खी रामनवमी पर हुई हिंसक घटनाओं से ही जुड़ी है। रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका के चलते गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और शांति सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों पर नजर रखने को कहा है। दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जहां जहां धारा 144 लागू हो वहां से किसी तरह की शोभा यात्रा या जुलूस न निकाला जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य के लोगों से हनुमान जयंती शांति से मनाने की अपील की है। अब बात रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा से जुड़े अपडेट्स की। 4 अप्रैल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान पिस्टल लहराने के आरोप में मुंगेर से सुमित शॉ नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिस्टल रखने की बात कबूल की। हावड़ा पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो शिवपुर में विश्व हिंदू परिषद की रैली का हिस्सा था। हमने उससे पूछताछ की है जिसमें उसने बताया कि किसी के द्वारा उसे हथियार दिया गया था। उसने हमें उस व्यक्ति का नाम बताया है। ये तो हुआ पुलिस का पक्ष। आरोपी के परिवार की ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी आप जान लीजिए। इंडिया टुडे से जुड़ी दीपानीता दास की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उनके मुताबिक जिस हथियार की बात हो रही है वो नकली है। आरोपी की मां ने कहा, मेरा बेटा इससे पहले कभी ऐसी रैलियों में शामिल नहीं हुआ, ये पहली बार था। हालांकि इससे पहले उसने टीएमसी की कुछ रैलीज में हिस्सा लिया था। वो पहले तृणमूल का झंडा लगाया करता था। फिलहाल सुमित शॉ की गिरफ्तारी पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच ब्लेम गेम जारी है। मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। रामनवमी पर हुई बवाल की घटनाओं का शोर देश के बाहर भी सुनाई दे रहा है। 4 अप्रैल को इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने एक बयान जारी किया। इसमें संगठन ने भारत के कई राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इस पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, OIC सचिवालय ने भारत के संबंध में बयान जारी किया है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। OIC भारत विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ावा देकर केवल अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। आखिरी सुर्खी पे आते हैं। ये राष्ट्रपति भवन से आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2023 के 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इन्वेस्टिचर समारोह था, अनाउंसमेंट पहले हो गया था, आज सेरेमनी हुई है। उन्होंने 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और ओरल रिहाइड्रेशन से हजारों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को भी ये सम्मान मिला है मरणोपरांत। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अक्टूबर 2022 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति से पुरस्कार को ग्रहण किया। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का अक्टूबर 2022 में 47 साल की उम्र में निधन हो गया था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत आए शरणार्थियों के कैंप में हैजा फैल गया था। बड़ी संख्या में शरणार्थी इसकी चपेट में आए थे। तब डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने ओरल रिहाइड्रेशन के जरिए हजारों लोगों की जान बचाई थी। इन दोनों के अलावा राष्ट्रपति ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर, कन्नड़ लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा और आध्यात्मिक गुरु त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी को भी पद्म विभूषण प्रदान किया। जबकि पिथौरा चित्रकार परेश राठवा, जन संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे, संबलपुरी लोक गायक कृष्णा पटेल, गणितज्ञ सुजाता रामदोराई, शिक्षक आनंद कुमार और अभिनेत्री रवीना टंडन सहित अन्य लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुष्ठ रोग प्रभावित लोगों के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता गजानन जगन्नाथ माने और लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से माओवादियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।